स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा चैलेंज इसी साल के अंत में सामने आने वाला है। उस चैलेंज को पूरा करने का बीड़ा योगी आदित्यनाथ ने उठाया है। मोदी ने जो बात लाल किले की प्राचीर से कही थी, उसे योगी ने अब हर रोज दोहराना शुरू कर दिया है। यह एक ऐसा चैलेंज है, यह एक ऐसा मिशन है जो अगर कामयाब हो गया तो हिंदुस्तान के सारे सपने साकार हो जाएंगे, और अगर यह मिशन फेल हुआ तो देश की मुश्किल बढ़ जाएगी। इस मिशन में फेल होने का ऑप्शन नहीं है। हिंदुस्तान को पास होना है, लेकिन यह कैसे होगा, इसका रास्ता क्या होगा, इस रिपोर्ट में आपके सारे सवालों के जवाब हैं। दस साल में मुस्लिम आबादी बढ़ी 25%। और 10 साल में हिंदू आबादी बढ़ी 17%। आजाद हिंदुस्तान में हिंदू 84% से घटकर 78% हो गए और मुसलमान 9.5% से बढ़कर 14.5% हो गए। हिंदुस्तान में हिंदू आबादी का ग्राफ गिर रहा है और मुस्लिम आबादी का ग्राफ चढ़ रहा है। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जनसंख्या नियंत्रण का कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़े, लेकिन जनसांख्यिकी असंतुलन की स्थिति भी न पैदा होने का है। ऐसा नहीं कि किसी वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड, उनका प्रतिशत ज्यादा हो और कुछ जो मूल निवासी हो उन लोगों की आबादी के स्थिरीकरण में हम लोग जागरूकता के माध्यम से, इन्फोर्समेंट के माध्यम से उसको नियंत्रित करके जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा। क्या हिंदुस्तान में कभी ऐसा भी होगा जब मुस्लिम आबादी हिंदू आबादी से अधिक हो जाएगी? देखिए, जहाँ तक औलाद पैदा करने का ताल्लुक है, इसका ताल्लुक इंसान से यहाँ ज़ाती तौर पर नहीं है, इसका भी अल्लाह से ताल्लुक़ है, अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला जो बच्चा पैदा करता है उसके लिए उसका रिस्क साथ में भेजता है उसका। क्या हिंदुस्तान में कभी ऐसा भी हो जाएगा कि हिंदू अल्पसंख्यक कहलाएंगे और मुसलमान बहुसंख्यक हो जाएंगे? या वो दिन भी आएगा जब हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी घटने लगेगी? मुसलमानों का जो TFR रेट 2015-16 में 2.6 था, वो गिरकर 2.3 हो चुका है। क्यों डर पैदा कर रहे हैं मुसलमानों के पॉपुलेशन के बारे में आप? और भारत के मुसलमानों का पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाएगा 2030 तक। झूठ पे झूठ बोलते हैं, गवर्नमेंट का डेटा है। आए दिन हिंदुस्तान में किसी न किसी कोने से गजवाए हिंद का पर्चा बरामद होता है। बॉर्डर पार से भी गजवाए हिंद को हवा दी जाती है। कुछ मौलाना खुलेआम कहते हैं कि मुसलमानों की आबादी बढ़ने दो, गजवाए हिंद होकर रहेगा। हिंदुस्तान के मुस्लिम नेता खुलेआम गजवाए हिंद की बात नहीं करते, लेकिन मुस्लिम आबादी बढ़ने की रफ्तार रोकने की बात होते ही बिदक जाते हैं। तो क्या कानून से जनसंख्या का नियंत्रण होगा? नहीं हो सकता। ये चीज़ ऐसी नहीं है जो कानून से रोकी जा सके। आप गोली तो मार नहीं देंगे अगर किसी के 4 बच्चे हो जाएं तो, या जेल तो भेज नहीं देंगे आप उसे। आप हद से ये करेंगे, फैसिलिटीज कम कर देंगे। मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के और संविधान पर उन्होंने ओथ लिया है। मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, मूल निवासी क्या भारत का मुसलमान नहीं है? क्या बकवास कर रहे हैं वो? अगर देखा जाए टेक्निकली सच्चाई तो मूल निवासी तो आदिवासी और द्रविडियन लोग हैं। ना ओवैसी मूल निवासी है, ना योगी आदित्यनाथ मूल निवासी हैं। क्या बोल रहे हैं मूल निवासी? गजवाए हिंद रोकने के लिए ही नहीं, बल्कि हिंदुस्तान को ग्रोथ ट्रैक पर बनाए रखने के लिए पॉपुलेशन कंट्रोल जरूरी है। देश के संसाधन सीमित हैं, जिन पर फिलहाल आबादी का बोझ बहुत ज्यादा है। भारत में सबसे ज्यादा आबादी वाले सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि शांति, तरक्की और खुशहाली के लिए जरूरी है कि आबादी में विभिन्न समुदायों का संतुलन भी बना रहे। हर एक उस देश के लिए
जहां पे जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा होती है, जनसांख्यिकीय संतुलन की स्थिति पैदा होती है, रिलीजियस डेमोक्रेसी पर इसका विपरीत असर पड़ता है। फिर वहां पर एक समय के बाद अव्यवस्था और अराजकता जन्म लेने लगती है। हम दो हमारे दो वर्सेस हम 5 हमारे 25, इस तरह के मैसेज आपके मोबाइल पर भी आते होंगे। व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर आपने कई तरह के डेटा, कई तरह के वीडियो देखे होंगे। क्या हिंदुस्तान में मुस्लिम आबादी बढ़ने की रफ्तार सच में वही है जिसका मैसेज आपके मोबाइल पर आता है? क्या हिंदुस्तान की आबादी सिर्फ मुसलमानों के कारण बढ़ रही है? इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा, फैक्ट्स और एक्चुअल डेटा के साथ दिखाएंगे। मगर उससे पहले देश की आबादी पर इस साल की सबसे बड़ी हेडलाइन के बारे में बताते हैं। देश में इन दिनों जनसंख्या विस्फोट की जबरदस्त चर्चा है। आबादी नियंत्रण के लिए कानून बनाने की बात हो रही है। 135 करोड़ की आबादी, एक सुपर पावर की तरह यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी जो चाह रहे हैं, वो सपना तभी पूरा होगा जब जनसंख्या नियंत्रण हो इस देश में। अनगिनत आबादी, अनगिनत, और जो हिसाब से बच्चे पैदा हो रहे हैं, बच्चे पैदा किए जा रहे हैं, भविष्य का फिर आप इस भारत को फिर एक अंधेरी की दुनिया में ले जा रहे हैं। महंगाई बढ़े तो आबादी जिम्मेदार, पीने का पानी घटे तो आबादी जिम्मेदार, नौकरी न मिले तो आबादी जिम्मेदार, यहाँ तक कि ट्रेन में टिकट न मिले और शहरों में पार्किंग न मिले तो भी आबादी जिम्मेदार। जब प्रदेश की आबादी मात्र 6 करोड़ थी और आज प्रदेश की आबादी जब 25 करोड़ है, तो स्वाभाविक रूप से हमारी जो आवश्यकता है पेयजल की, सिंचाई की, अन्य औद्योगिक उत्पादन के लिए भी हम भूगर्भीय जल का अधिकाधिक इस्तेमाल करते हुए दिखाई दिए। देश की जमीन लिमिटेड है और आबादी अनलिमिटेड बढ़ रही है। देश में पानी के भंडार सीमित हैं, मगर आबादी बढ़ने की रफ्तार असीमित है। नदी, जंगल, पहाड़, मैदान ये कल भी उतने ही रहेंगे जितने आज हैं, लेकिन आबादी बढ़ने से इन पर बोझ बढ़ जाएगा। लोहे के भंडार, कोयले के भंडार, तांबा और अभ्रक के भंडार, इनमें से किसी को बढ़ाया नहीं जा सकता। देश में जितनी सड़कें बन रही हैं, उससे ज्यादा गाड़ियां बढ़ रही हैं। इकोनॉमी में जितने रोजगार पैदा होते हैं, उससे ज्यादा नौकरियों की डिमांड आ जाती है। अब तो यूनाइटेड नेशंस ने भी कह दिया है कि जनसंख्या के मामले में भारत अगले साल तक चीन को पछाड़ देगा और दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक आज की तारीख में चीन की आबादी 142 करोड़ 60 लाख है और भारत की आबादी 141 करोड़ 20 लाख। अगर इस साल आबादी बढ़ने की रफ्तार सिर्फ 1% रही, तब भी अगले साल इसी महीने भारत की आबादी में 1 करोड़ 41 लाख लोग जुड़ चुके होंगे। अगर आबादी बढ़ने की रफ्तार यही रही तो यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक 2050 में भारत की आबादी बढ़कर 166 करोड़ हो जाएगी और चीन की आबादी घटकर 131 करोड़ रह जाएगी। भारत आज पूरे दुनिया का लगभग तकनीकी दृष्टि से 18% आबादी है। कुछ लोगों का तो कहना है सामाजिक चिंतक की 20% हो गया। लेकिन हमारे पास जमीन कितना है, पानी कितना है? पूरे दुनिया का 2.5% जमीन है, 4% पानी है, वो भी प्रति वर्ष श्रिंक कर रहा है। 1 मिनट में चाइना लगभग 10 बच्चे पैदा हो रहे हैं आज की तारीख में, और आज की तारीख में 1 मिनट में भारत 30 बच्चे से अधिक पैदा हो रहा है। हम प्रति वर्ष 2 करोड़ से ऊपर जनसंख्या पैदा कर रहे हैं, यानी इजराइल, ऑस्ट्रेलिया सबको, माने ऐसे बड़े बड़े देशों को मिला दें तो हम प्रति वर्ष 1 नया इजराइल नहीं 2 इजराइल पैदा कर रहे हैं, 3 इजराइल पैदा कर रहे हैं।
क्यूबा की जितनी आबादी है उतने लोग भारत में हर 10 महीने में बढ़ जाते हैं। बेल्जियम की आबादी के बराबर बच्चे यहाँ 10 महीने में पैदा हो जाते हैं। भारत के लोग 8.5 महीने में ही ग्रीस की आबादी के बराबर बच्चे पैदा कर देते हैं। 8 महीने में भारत की आबादी हंगरी की कुल आबादी जितनी बढ़ जाती है। 7.5 महीने में यहाँ नया स्वीडन तैयार हो जाता है। इजराइल और स्विट्जरलैंड के बराबर आबादी पैदा होने में यहाँ सिर्फ 7 महीने लगते हैं। सिंगापुर के बराबर जनसंख्या तो केवल 5 महीने में तैयार हो जाती है। जनसंख्या विस्फोट पर काबू करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रायोरिटी में शामिल है। मोदी लाल किले की प्राचीर से इसका ऐलान कर चुके हैं। ये जनसंख्या विस्फोट हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए अनेक नए संकट पैदा करता है। लेकिन ये बात मानना होगा कि हमारे देश में एक जागरूक वर्ग है जो इस बात को भली भांति समझता है। वे अपने घर में शिशु को जन्म देने से पहले भली भांति सोचता है कि मैं कहीं उसके साथ अन्याय तो नहीं कर दूंगा, उसको जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति है वो मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, उसके जो सपने हैं उन सपनों पूरा करने के लिए मैं अपनी भूमिका अदा कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। इन सारे पैरामीटर से अपने परिवार का लेखा जोखा लेकर के हमारे देश में आज भी स्वयं प्रेरणा से एक छोटा वर्ग परिवार को सीमित करके अपने परिवार का भी भला करता है और देश का भला करने में बहुत बड़ा योगदान देता है। ये सब सम्मान के अधिकारी हैं, ये आदर के अधिकारी हैं, जिनका उनका जितना सम्मान करें, छोटा परिवार रख के भी वो देशभक्ति को ही प्रकट करते हैं, वो देशभक्ति का अभिव्यक्ति करते हैं। मैं चाहूंगा कि हम सभी समाज के लोग इनके जीवन को बारीकी से देखें तो उन्होंने अपने परिवार में जनसंख्या वृद्धि से अपने आप को बचा करके परिवार की कितनी सेवा की है। देखते ही देखते 1-2 पीढ़ी में ही परिवार कैसे आगे बढ़ गया है, बच्चों ने कैसे शिक्षा पाई है, वो परिवार बीमारी से कैसे मुक्त है, वो परिवार अपने प्राथमिक आवश्यकताओं कैसी बढ़िया ढंग से पूरा करता है। जो मोदी ने कहा था उसे योगी करके दिखाएंगे। जो चैलेंज मोदी के लिए भी नामुमकिन है उसे मिशन बनाकर योगी पूरा करेंगे। केवल खाना पीना, प्रजा बढ़ाना, ये तो पशु भी करते हैं ना। आबादी कंट्रोल का कानून बनाने की चर्चा सबसे पहले लखनऊ से शुरू हुई, फिर उत्तराखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश और कर्नाटक होते हुए वो चर्चा दिल्ली तक आई। गोरखपुर के सांसद रवि किशन से पहले भी पार्लियामेंट में एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया गया जो अभी लंबित है। वो बिल बीजेपी के हरनाथ सिंह यादव ने पेश किया था। हमने उनसे बात भी की। आज देश के सामने चाहे गरीबी हो, चाहे किसानों की समस्या हो, चाहे मजदूरों की समस्या हो, चाहे व्यापारिक समस्या हो, चाहे आवागमन के साधनों की समस्या, जितनी भी समस्याएं हैं उसकी जड़ में यदि कुछ है तो जनसंख्या की ये विस्फोटक स्थिति है। और जनसंख्या इतनी तेजी के साथ बराबर बढ़ रही है कि यह किसी भी शत्रु देश के द्वारा एटमी बम गिराने से कम नहीं है। लेकिन ये बार बार ये आरोप लगाया जाता है, आप लोग जनसंख्या की बात करते हैं तो आप लोग सिर्फ एक धर्म विशेष की जनसंख्या की बात करते हैं। ये प्रचार है। कुछ राजनीतिक लोग हैं जो अपने राजनीतिक हितों को दृष्टिगत रखते हुए इस प्रकार की अफवाहें फैलाते हैं, देश को गुमराह करते हैं। यह जो कानून की जो बनाने की हम मांग कर रहे हैं, यह कानून 135-40 करोड़ देश की जनता के लिए है और प्रत्येक नागरिक के ऊपर लागू होता है। इसका किसी धर्म से, जाति से, वर्ग से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। चीन ने 1979 में वन चाइल्ड पॉलिसी बनाई और इसे सख्ती से लागू किया।
चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की पॉलिसी का उल्लंघन करने वालों को नौकरी तक गंवानी पड़ी, जेल भेजा गया और जबरन गर्भपात कराया गया। इससे चीन में जन्म दर ऐतिहासिक रूप से घट गई और आबादी बढ़ने की रफ्तार पर ब्रेक लग गई। पिछले 10 साल से चीन में आबादी बढ़ने की औसत सालाना दर 0.53% है, यानी चीन में बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है और बच्चे पैदा होने की दर धीमी है। युवा आबादी कम होने लगी तो 2016 में चीन ने वन चाइल्ड पॉलिसी खत्म कर दी, लेकिन चीन के लोगों ने दूसरा बच्चा पैदा करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। अब चीन ने 3 बच्चे पैदा करने की अनुमति दी है। भारत में क्या होगा? आज से ठीक 1 साल पहले यानी 23 जुलाई 2021 को लोकसभा में सरकार ने कहा था कि मोदी सरकार 2 चाइल्ड पॉलिसी लाने पर कोई विचार नहीं कर रही है और न ही किसी दूसरी नीति पर। सवाल है कि क्या जनसंख्या विस्फोट पर हो रहा सारा शोर शराबा सिर्फ पॉलिटिकल है? क्या ये भी बस हिंदू मुसलमान का ही टॉपिक है? गवर्नमेंट ये चाहती है कि चूँकि 24 का इलेक्शन उसके सामने है, तो वो हर तरीके से आदमी के नज़रिए को बदलना चाहती है। वो चाहते हैं कि भाई हमारे तरफ तवज्जो हो उनकी और हमें ही वोट करें, हम ही गवर्नमेंट उनको फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए हर चीज़ को इस एंगल से नहीं देखना चाहिए, बल्कि ये इंसानी मामला है, सबका मामला है, वो किसी भी पार्टी का सही, किसी सही। तो जब एक आदमी अपने हालात से वाकिफ़ होगा तो वो उसके हिसाब से अपनी गृहस्थी का भी सब इंतजाम करेगा। हर 10 साल में एक बार होने वाली जनगणना कोरोना महामारी के कारण इस बार समय से नहीं हो सकी, इसलिए आबादी का सबसे नया डेटा मौजूद नहीं है। लेकिन 2021 से पहले के डेटा अवेलेबल हैं, जिससे आबादी बढ़ने के पैटर्न का पता चल जाता है। सरकारी संस्थाओं ने आखिरी बार आबादी की गिनती 2011 में की थी। अब सेंसस से समझते हैं कि देश की आबादी कैसे बढ़ रही है और जनसंख्या बढ़ाने में किस धर्म के लोगों का कितना योगदान है। 1951 से 1961 के बीच देश की आबादी बढ़ी 21.6%। इन 10 वर्षों में हिंदू आबादी बढ़ी 20.7% और मुस्लिम आबादी बढ़ी 32.7%। यानी मुसलमानों की आबादी बढ़ने की रफ्तार हिंदुओं की आबादी बढ़ने की रफ्तार से 1.5 गुना से अधिक रही। 1961 से 1971 के बीच देश की आबादी बढ़ी 24.8%। इन 10 वर्षों में हिंदू आबादी बढ़ी 23.7% और मुस्लिम आबादी बढ़ी 30.9%। अगले 10 साल यानी 1971 से 1981 के बीच देश की आबादी बढ़ी 24.7%। इसी दौरान हिंदू आबादी बढ़ी 24% और मुस्लिम आबादी बढ़ी 30.7%। 1981 से 1991 के बीच देश की आबादी बढ़ी 23.9%, हिंदू आबादी बढ़ी 22.7% और मुस्लिम आबादी बढ़ी 32.9%। 1991 से 2001 के बीच देश की आबादी बढ़ी 21.5%। इस दौरान हिंदू आबादी 19.9% बढ़ी और मुस्लिम आबादी 29.4% बढ़ी। 2001 से 2011 के बीच देश की आबादी 17.7% बढ़ी। इस दौरान हिंदू 16.7% और मुस्लिम आबादी 24.7% बढ़ गई। ये सच है कि मुस्लिम आबादी बढ़ने की रफ्तार घट रही है, लेकिन अब भी वो हिंदू आबादी बढ़ने की रफ्तार से करीब 1.5 गुना ज्यादा है। इसलिए आबादी बढ़ाने में मुसलमानों का हाथ होने का दावा एकमात्र सच भले न हो, लेकिन उसमें सच्चाई तो है। देखिए, जहाँ जहाँ जनसंख्या का संतुलन समाज में होता है, चाहे भारत हो या अमेरिका हो या दूसरे देश हो, वहाँ सामाजिक संरचना में अनेक समस्याएं खड़ी होती हैं। और जो हम देख रहे हैं कि केरल में या असम में या बंगाल के सीमावर्ती जिलों में जनसंख्या के असंतुलन के कारण सामाजिक सौहार्द बिगड़ रहा है। बिहार के सीमांचल क्षेत्र में जनसंख्या का असंतुलन एक ऐसी समस्या को जन्म दे रहा है जिसमें सौहार्द और सहिष्णुता और सामुदायिक जीवन में बाधा उत्पन्न हो रही है। ये हम कई जगह देख रहे हैं। हरियाणा के
मेवात में हमने देखा किस प्रकार से असंतुलन समस्या पैदा कर रही है। मगर ये सिक्के का सिर्फ एक पहलू है। हर सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है और पॉपुलेशन डिबेट का दूसरा पहलू ये है कि मुस्लिम आबादी बढ़ने की रफ्तार घटते घटते उस लेवल के करीब आ रही है जिसमें करीब 100 साल तो क्या अगले 200 साल में भी इस बात की कोई गुंजाइश नहीं है कि भारत में मुस्लिम आबादी हिंदू आबादी से ज्यादा हो जाए। ज्यादा तो छोड़िए, मुस्लिम आबादी हिंदुओं के बराबर होने की भी संभावना नहीं है। इसे समझने के लिए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट पढ़ते हैं और 2015-16 की सर्वे रिपोर्ट को 2019-21 की रिपोर्ट के साथ कंपेयर करके देखते हैं। 2015-16 में हिंदू महिलाओं की प्रजनन दर 2.67 थी, जो 2019-21 में घटकर 2.29 रह गई। 2015-16 में मुस्लिम महिलाओं की प्रजनन दर 3.10 थी, 2019-21 में घटकर 2.66 रह गई। 2015-16 में सिख महिलाओं की प्रजनन दर 1.38 थी, 2019-21 में ये बढ़कर 1.45% हो गई। किसी भी देश, समाज या समुदाय में प्रजनन दर अगर 2.1 हो तो देश, समाज या समुदाय की आबादी बढ़ती नहीं है बल्कि स्थिर रहती है। अगर ये प्रजनन दर 2 से कम हो जाए तो आबादी घटने लगती है, जैसा कि चीन और कई यूरोपीय देशों में हो रहा है। और इसे साधारण भाषा में समझिए, पॉपुलर थॉट के उलट मुस्लिम महिलाएं 5-5 बच्चे पैदा नहीं कर रही। एक औसत मुस्लिम महिला 2.66 बच्चे पैदा कर रही है, यानी 1000 मुस्लिम महिलाएं मिलकर 2660 बच्चे पैदा कर रही हैं, जबकि 1000 हिंदू महिलाएं 2290 बच्चे पैदा कर रही हैं। पॉपुलेशन कंट्रोल में हिंदू और मुसलमान का एंगल घुसते ही मेन इश्यू डिरेल होने लगता है। मोदी और योगी ने अच्छे इरादे के साथ पहल की, मगर मोदी के पॉलिटिकल हेटर्स उसे मंजूर करने को राजी नहीं है। एक सोची समझी साजिश के तहत कैसा अपनी सरकार के नाकामियों को छुपाया जाए, तो कभी हिजाब का मामला ले लो, अब बच्चे पैदा कैसा करना है, इसके ऊपर चर्चा कर लो। तो ऐसे नॉन इश्यूज जो है उसको इश्यू कैसे बनाया जाए। और ये ऐसा नहीं है कि योगी आदित्यनाथ साहब ने ऐसे ही बोल दिया है, ये आरएसएस पूरी प्लानिंग करती है कि ये हफ्ते में ये मुद्दा रहेगा और इसके ऊपर चर्चा चलेगी करके। कोई बेरोजगार के बारे में बात नहीं करेगा, पेट्रोल डीजल के बारे में कोई जिक्र ही नहीं करना चाहिए। NFHC की पिछली 5 रिपोर्टों से पता चलता है कि हिंदू और मुसलमानों में बच्चे पैदा करने का अंतर 1 बच्चे से ज्यादा कभी नहीं रहा। 1991 से 92 में यह अंतर 1.1 का था, जो 2019-21 में घटकर 0.37 रह गया है। इसमें 3 बातों का संकेत मिलता है। मुस्लिम महिलाओं के बीच शिक्षा का प्रचार प्रसार हो रहा है, मुस्लिम महिलाएं भी तेजी से फैमिली प्लानिंग के तरीके अपना रही हैं और मुस्लिम परिवारों में भी कॉन्ट्रासेप्टिव्स की डिमांड बढ़ी है। लिटरेसी रेट जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे फैमिली प्लानिंग भी बढ़ती चली जा रही है। लोग अब कंट्रोल कर रहे हैं। हमें नहीं लगता कि हम चीन से आगे निकल जाएंगे, क्योंकि हर ख़ानदान में अब फैमिली प्लानिंग का ट्रेंड आ चुका है। हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स हो, जितने भी लोग इलिटरेट हैं, अगर आप सर्वे करेंगे तो इलिटरेसी का डायरेक्ट रिलेशनशिप है आबादी से। किसी धर्म को इल्ज़ाम मत दिए कि धर्म वाले वो कर रहे हैं। अगर मुस्लिम ज़्यादा लिटरेट हैं तो उन्होंने बढ़ाई, अब लिटरेट हो रहे हैं तो अब कम कर रहे हैं। ये भी तो एक फैक्ट है कि मुसलमानों का भी फर्टिलिटी अब कम हो रही है। ST हसन जो कहते हैं उसे नेशनल डेटा से टेस्ट करते हैं। क्या आबादी बढ़ने का सीधा रिश्ता शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक आर्थिक हैसियत से है? जम्मू कश्मीर में 1000 मुस्लिम महिलाओं पर 1400 बच्चों का अनुपात है। पश्चिम बंगाल में 1000 मुस्लिम महिलाओं पर 1600 बच्चों का अनुपात है। असम में 1000 मुस्लिम महिलाओं पर 1700, जबकि बिहार में 1000 मुस्लिम महिलाओं पर 3000 और उत्तर प्रदेश में 1000 मुस्लिम महिलाओं पर 2500 बच्चों का अनुपात है। बिहार और यूपी में मुस्लिम आबादी बेशक बढ़ रही है, याद रखिए
कि इन्हीं दो राज्यों में पसमानदा यानी पिछड़े मुसलमान सबसे ज्यादा हैं। और गौर करने वाली बात यह भी है कि अनुसूचित जाति जनजाति यानी आदिवासी समुदायों में प्रजनन दर मुस्लिम समुदाय से भी ज्यादा है। अनुसूचित जनजाति समुदाय में 1000 महिलाओं पर 2720 बच्चों का अनुपात है, जबकि अनुसूचित जाति की 1000 महिलाओं पर 2570 बच्चों का अनुपात है। जनसंख्या वृद्धि को साधारणतया औसत में निकालकर और यूरोप के द्वारा इजहार किए गए टोटल फर्टिलिटी रेट के आधार पर देखकर हम भ्रम में पड़ते हैं कि जनसंख्या नियंत्रित हो रहा है। जिन देशों की बात हम करते हैं यूरोप की, वहाँ पर 82% महिलाएं कोलंबिया में विवाह से पूर्व बच्चे को जन्म देती हैं। अमेरिका में 40% ये संख्या है। इंग्लैंड में 2020 में 2,77,000 महिलाओं ने विवाह से पूर्व बच्चे को जन्म दिया। 3,29,000 महिलाओं ने विवाह के बाद जन्म दिया। इससे टोटल फर्टिलिटी रेट वहाँ के लिए लागू होता है कि एक महिला 14 से 49 वर्ष के बीच में कितने बच्चे को जन्म देती है। भारत के लिए नई अवधारणा टोटल मैरिटल फर्टिलिटी रेट TMFR यानी विवाह के बाद एक महिला कितने बच्चे को जन्म देती है वह देखना चाहिए। वह हमारा 4.9 है। और जनसंख्या की वृद्धि आज उस विस्फोटक स्थिति पर आ गई है, क्योंकि जनसंख्या का जो हम प्रतिशत देखते हैं उसको हमको कुल के अंदाज में देखना चाहिए। प्रतिशत के अंदाज में जो जनसंख्या 4% थी जब हमारी जनसंख्या 50 करोड़ हुआ करती थी, और जब हमारी जनसंख्या 140 करोड़ है और जनसंख्या 2% है, दोनों के आंकड़े को आप देख लीजिए, अधिक वृद्धि कहाँ हो रही है। इसलिए मुझे लगता है कि इस विस्फोटक स्थिति से निकलने के लिए एक लोकतांत्रिक विमर्श के द्वारा जनसंख्या नियंत्रण की बात सोची जानी चाहिए, जिसका एक विकल्प कानून है। एक चीज़ ये भी कही जाती है कि खासतौर पे इसमें जनसंख्या वृद्धि में धर्म का कितना रोल आप देखते हैं, और वो कितनी बड़ी समस्या है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस विमर्श को सांप्रदायिकता के चारदीवारी से बाहर निकाला। उन्होंने लाल किले से भाषण देते हुए स्पष्ट रूप से कहा था कि संसाधन और लोगों के बीच के अनुपात को देखना चाहिए। हम कितने लोगों को सम्मानपूर्वक और सम्मानित जीवन जीने के लिए संसाधन दे सकते हैं। और मुझे लगता है कि इस सूत्र को लागू करने के बाद यह धर्म जाति की भूमिका इस विमर्श से बाहर हो जाती है। संभवतः जो भी इस धर्म को इस विमर्श में लाते हैं वे जनसंख्या नियंत्रण कानून के बीच में बाधा उत्पन्न करना चाहते हैं, चाहे वो जनसंख्या नियंत्रण करने के पक्षधर हों या विरोधी हों। सवाल यह है कि अगर नेशनल डेटा में आबादी बढ़ने की रफ्तार घट रही है तो जनसंख्या विस्फोट क्यों हो रहा है? हर साल आबादी में 1.5 करोड़ लोग कैसे जुड़ जाते हैं? इसका जवाब बेस इफेक्ट में है। भारत की आबादी पहले से ज्यादा है और हमने पॉपुलेशन कंट्रोल के उपाय लेट से स्टार्ट किए हैं। 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई तो रातों रात नसबंदी के ऑपरेशन शुरू हो गए। लोगों को पकड़ कर नसबंदी करा दी गई, जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होने के बजाय निगेटिव इम्पैक्ट हुआ। हम दो और हमारे दो, छोटा परिवार सुखी परिवार, परिवार नियोजन के ये नारे इमरजेंसी हटने के बाद ही लोकप्रिय हुए। आबादी बढ़ने की रफ्तार में गिरावट तभी शुरू हुई जब भारत के लोगों ने खुद से इसकी जरूरत महसूस की। चीन की तरह भारत ने वन चाइल्ड पॉलिसी लागू नहीं की, फिर भी बहुत से भारतीय हिंदू परिवार एक बच्चे से ही खुश हैं। जैन, बौद्ध, सिख, पारसी और ईसाई परिवारों में बच्चे कम हो रहे हैं। बचे हिंदू और मुसलमान तो लीगल कंट्रोल से ज्यादा इफेक्टिव तरीका सेल्फ कंट्रोल माना जाता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।